तो बच्चों आज हम लोग अपना अध्याय 2 शुरू करेंगे जो है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इससे पहले वाले पाठ में आप लोग पढ़ चुके हो कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर होता है। लैंगिक प्रजनन में हमने देखा था कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा की। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन के द्वारा नए पौधों को इस दुनिया में लाते हैं। पुष्पी आपको पता ही है, फूल को कहते हैं। पादप यानी कि पौधे। लैंगिक प्रजनन का मीनिंग मैं अभी आपको दोबारा से बता ही चुकी हूँ। तो ये है हमारा अध्याय 2। तो जो सबसे पहले वाली बात निकल के आती है इसमें, इस चैप्टर की शुरुआत में, वो ये है कि कौन सा वो अंग है जो पौधों में लैंगिक प्रजनन करता है। तो आप लोग नोट करते चलेंगे, लैंगिक प्रजनन करने वाले अंग का नाम। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये पौधों में पढ़ रहे हैं। तो जो पौधों में लैंगिक प्रजनन करता है वो कौन सा अंग है? उस अंग का नाम है पुष्प, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं फ्लावर, या फिर अपनी नॉर्मल भाषा में इसे हम फूल भी कहते हैं। अब लैंगिक प्रजनन की बात है, यानी कि पुष्प में भी दो भाग होंगे। तो पुष्प के दो भाग होते हैं। एक इनमें से कहलाया जाता है नर भाग और एक को कहते हैं मादा भाग। आप नोट करते चलिए। ठीक है बेटा, तो पुष्प ही वो भाग होता है जो लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया संपन्न करता है पौधों में। अब हम देखेंगे कि एक फूल की, एक पुष्प की संरचना कैसे होती है, यानी कि कौन कौन से एक फूल के अंग होते हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि लैंगिक प्रजनन करने वाला अंग तो हमें पता चल गया फूल है, लेकिन वास्तव में फूल के वे कौन कौन से भाग हैं जो मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन करते हैं, तथा कुछ ऐसे भाग हैं जो सहायता करते हैं। तो यहाँ पर मैं चित्र बना रही हूँ, आप भी बना लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ पर मैंने एक पुष्प का चित्र बनाया है। पुष्प की संरचना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में गुड़हल का फूल है। अब जब चित्र बन गया है तो इसको नामांकित भी करेंगे। आप इसे नामांकित करते चलिए। ये वाला जो हिस्सा होता है, जो हरा वाला भाग होता है, जो पत्ती जैसी आकृति का होता है, इसे हम नाम देते हैं बाह्य दलपुंज। इसे हम नाम देते हैं बाह्य दलपुंज। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कैलिक्स, CALYX। ठीक है, अब ये वाला जो भाग आपको नजर आ रहे हैं, ये दो फूले हुए से, ये होते हैं रंगीन पत्तियां। जैसे आपने देखा है गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं वो गुलाबी रंग की है, पिंक कलर की है। ठीक है, ऐसे अगर आप मैरीगोल्ड की बात करें, ठीक है, वो कैसे होता है, वो आपका ऑरेंज भी हो सकता है, आपका वो नारंगी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली क्या होती है, ये रंगीन पत्तियां होती हैं आपकी, इनको हम कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, इंग्लिश में इन्हें हम नाम देते हैं कोरोला। क्या नाम देते हैं इन्हें हम? कोरोला। उसके बाद ये वाला जो भाग है आपका इतना, ठीक है, ये दो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये दो एक तरीके के बने हुए हैं। ये ही मुख्यतः नर भाग होता है पुष्प में, जिसे हम नाम देते हैं पुमंग। क्या नाम देते हैं? पुमंग। ठीक है, और ये वाला जो भाग आपको इतना नजर आ रहा है, ये होता है एक्चुअल में मादा भाग।
जिसे हम नाम देते हैं जायांग। क्या नाम होता है ये? जायांग। अब आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, फिर मैं नोट भी करवा दूंगी। जैसे आपने अभी ये देखा कि ये जो हरा वाला भाग है, जब ये समूह में मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर तो हमने ये 2 दिखा रखा है क्योंकि ये हमारा एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी कि हमने इसे ऐसे लंबे तरीके से काट रखा है फूल को, ठीक है। तो जब ये समूह में मौजूद होते हैं, यानी कि पुंज, यानी कि दल पुंज, पुंज मतलब समूह, तो इन्हें हम नाम देते हैं कैलिक्स। और जब ये अकेले रहते हैं एक एक, तब इन्हें हम नाम देते हैं सेपल। अगर हम दूसरी तरीके से समझें कि प्लूरल जो होता है, बहुवचन जो होता है, वो होता है बाह्य दलपुंज, यानी कि इस तरीके का जो हरा भाग है वो बहुत संख्या में है, वो समूह में मौजूद है, तो उसे हम नाम देते हैं बाह्य दलपुंज। और अगर ये सिर्फ एक मौजूद है तब उसे हम कहेंगे बाह्य दल। ऐसे ही ये जो रंगीन पत्तियां हैं, अगर ये समूह में मौजूद होती हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं दल पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह, ग्रुप, ठीक है। और जब ये अकेले हैं, अगर हम एक इकाई की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तभी से हम कहेंगे दल। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नर भाग है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 2 बनाए तो ये 2 ही मौजूद होते हैं, ये बहुत सारी संख्या में होते हैं। आप देख सकते हैं गुड़हल के फूल में आपको इस तरीके की आकृतियां नजर आएंगी और बहुत सारी संख्या में रहती है, कोई एक निश्चित नहीं रहती है, ठीक है। तो जब ये समूह में रहते हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं पुमंग। क्या नाम देते हैं? पुमंग। अगर हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ इकलौते इसकी, तब इसको हम नाम देंगे पुंकेसर। मैं अभी लिखवा दूंगी आपको सारी चीजें, जस्ट अभी सुन लीजिए, ठीक है। तो जब ये समूह में मौजूद है नर भाग, तो उसे हम नाम देंगे पुमंग, और जब ये एक मौजूद है तब उसे हम कहेंगे पुंकेसर। ऐसे ही अगर हम पुष्प के मादा भाग की बात करें, जैसे हम कहते हैं जायांग, तो जायांग कब है? जब ये बहुत सारे समूह में मौजूद है, और जब ये अकेले मौजूद होते हैं तब इन्हें हम नाम देते हैं स्त्री केसर। क्या नाम देते हैं इन्हें हम? स्त्री केसर। तो आप लोग ये चित्र बना लीजिए, ये गुड़हल का फूल है, इसकी संरचना यहाँ पे दर्शाई गई है, ये इसके मुख्य भाग हो गए हैं, ठीक है। बाह्य दलपुंज, ये हरा वाला भाग हो गया है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या होता है, इसका आसन होता है, यानी कि ये एक सपोर्ट है, जैसे चेयर है, चेयर पे हम बैठ जाते हैं, तो जो पूरा फूल है वो हमारे इस आसन पे विराजमान है, इस पर बैठा हुआ है, ये वाला जो जितना हिस्सा है, ठीक है। तो मेन जो हमारा भाग शुरू होता है पुष्प का, वो यहाँ से शुरू होता है, तो हरा वाला भाग कहलाया जाता है बाह्य दलपुंज। कैलिक्स जिसे हम कहते हैं, जो रंगीन पत्तियां होती हैं फूल में, उन्हें हम दलपुंज कहते हैं, इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हायर स्टडीज में जब आप बीएससी एमएससी जाएंगे तब आपको ये बहुत हेल्प करेंगे उस समय चीज़ें, तो इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश सभी में याद रखना है। और ये वाला जो नर भाग है इसे हम कहते हैं पुमंग, और ये वाला जो आपका मादा वाला भाग होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं जायांग। अब जो चीज मैं आपको बता रही थी वो मैं आपको एक बार नोट करवा देती हूँ। ये हो गया आपका सिंगुलर, यानी कि ये बहुवचन एक तरीके से, जब ये हमारे बहुत सारी संख्या में मौजूद होते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे उनका एक वचन रूप, ठीक है। तो हम नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को हम कहते हैं कैलिक्स, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सिंपली बाह्य दल, और इंग्लिश में कहते हैं इसे हम सेपल। क्या कहते हैं इसे हम? सेपल। ऐसे ही अगर हम बात करें दलपुंज की, तो इसे हम नाम देते हैं कोरोला, COROLLA, ठीक है। और जो इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाता है उसे हम कहते हैं दल, यानी कि अगर ये सिर्फ एक रंगीन पत्ता मौजूद है तब उसे हम कहेंगे दल, और इसको हम नाम दे देते हैं पेटल।
ऐसे ही अगर हम बात करें पुमंग की, जो कि नर भाग है, इसे हम नाम देते हैं एंड्रोशियम, ANDROECIUM, ANDROECIUM। ठीक है, और इसके सिंगुलर फॉर्म को हम नाम देते हैं पुंकेसर। क्या नाम देते हैं इसे हम? पुंकेसर। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं स्टेमन। ऐसे ही अगर हम बात करें मादा भाग की, जिसे हम कहते हैं जायांग, तो इसका नाम हो गया है गाइनोशियम। ठीक है, और जो इसका सिंगुलर फॉर्म है उसे हम नाम देते हैं स्त्रीकेसर। और इंग्लिश में कहते हैं इसे या तो पिस्टल कहते हैं या फिर इसे कार्पल कहते हैं। पिस्टल या फिर इसे कार्पल, PISTIL या फिर CARPEL। आप नोट कर लीजिए। तो इसमें बेटा ये थी हमारी पुष्प की संरचना की बात। ठीक है, तो ये तो हमारे चित्र के माध्यम से हो गया। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि पुष्प के मुख्य दो भाग होते हैं। दो भाग या फिर चक्र भी कहते हैं इसे। दो चक्र होते हैं। ठीक है, अब वो दो चक्र कौन कौन से हैं? एक होता है इसमें हमारा सहायक चक्र। ठीक है, अब बात आती है सहायक चक्र में कौन कौन से अंग आते हैं पुष्प के, तो वो आते हैं आपके, एक तो बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज हो गया, और साथ में आपका हो गया दलपुंज। इन दोनों को मिलाकर क्या चीज बन गया? इन दोनों को मिलाकर बन जाता है सहायक चक्र। अभी समझाऊंगी, लिख लीजिए। दूसरा जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं जनन चक्र। और जनन चक्र आपके दो अंगों को मिलाकर बना है, एक है पुमंग और दूसरा है जायांग। ठीक है, तो पुष्प को मेनली बेटा हम दो भागों में या दो चक्रों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं सहायक चक्र और एक को हम कहते हैं जनन चक्र। जनन चक्र क्या हो गया? जो मेनली लैंगिक प्रजनन करता है, जैसे कि ये हो गया नर भाग और ये हो गया मादा भाग। तो इन दोनों की मदद से प्रजनन प्रक्रिया पौधों में होती है, जिससे एक नया पौधा इस दुनिया में आता है। सहायक, नाम ही है सहायक यानी कि हेल्पर। ये कोई मेन योगदान नहीं होता, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, जस्ट ये क्या करते हैं, हेल्प के लिए मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम दिया गया है सहायक चक्र। तो कौन कौन से हो गए वो? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि जनन चक्र के जो दो भाग आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जनन चक्र में अभी हमने देखा कि दो भाग कौन से आ रहे हैं, पुमंग और कौन सा आ रहा है दूसरा, जायांग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पुमंग की संरचना क्या है। तो पुमंग की संरचना अगर हम देखें, पुमंग की संरचना, तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा भाग मैंने बनाया है, पूरा चित्र बनाया है, इसको हम नाम देते हैं पुमंग। अब इसका ये जो आप देख सकते हैं, मैंने दो कुछ गोले बनाए हैं। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं पराग कोश। क्या इन्हें नाम देते हैं? पराग कोश।
खाली स्थान है यानी कि यहाँ पर किसी चीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये जो दो चीज बनाई है इनको कहते हैं परागकोश। अब ये जो आप देख सकते हैं पाइप रूपी चीज बनी हुई है, एक नलिका बनी हुई है, इसको हम नाम देते हैं पुतंतु। क्या नाम देते हैं? पुतंतु। परागकोश को इंग्लिश में हम नाम देते हैं एंथर, ANTHER, ANTHER, पुतंतु। पुतंतु को हम कहते हैं फिलामेंट। तो जहां पे आप नीचे लिखेंगे ये किसका चित्र बना है? पुमंग। पुमंग क्या है? पुमंग नर भाग है जहां पर नर युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन में एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। नर भाग में नर युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था कि युग्मक क्या होते हैं। युग्मक को हम जनन कोशिकाएं भी कहते हैं, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो जनन प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, किसी नए जीव को इस दुनिया में लाने में अपना योगदान देते हैं। तो उन्हीं को या तो हम जनन कोशिकाएं कह सकते हैं या फिर युग्मक भी नाम दे सकते हैं। तो नर युग्मक का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? पुमंग में। ये चित्र हमने बनाया है पुमंग का। पुमंग के मुख्यतः दो भाग होते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि पुमंग के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक हो गया परागकोश और दूसरा हो गया आपका पुतंतु। ठीक है, तो आप ये चित्र बना लीजिए। तो ये तो पढ़ा हमने पुमंग के बारे में। अब देखते हैं कि जायांग। जायांग के कितने भाग हैं और जायांग की संरचना कैसे होती है? तो ये मैंने बनाया है यहाँ पर चित्र किसका? जायांग का। जायांग क्या है? एक मादा भाग है। ये जो ऊपर का हिस्सा मैंने बनाया है, ये जो ऊपर वाला इतना भाग है, ठीक है, इस ऊपर वाले भाग को हम नाम देते हैं वर्तिकाग्र। क्या नाम देते हैं? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में कहते हैं इसे स्टिग्मा, STIGMA। अब ये जो पाइप रूपी आकृति निकली हुई है इसको हम नाम देते हैं वर्तिका, और इंग्लिश में इसे नाम देते हैं स्टाइल, STYLE। अब ये जो गोल रूपी जितना भी हिस्सा आपको निचला भाग नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं अंडाशय। क्या नाम देते हैं इसे हम? अंडाशय। और इंग्लिश में कहते हैं इसे ओवरी, OVARY। ठीक है, इस ओवरी की तरफ देख सकते हैं मैंने एक और गोला बनाया है। इस गोले को हम नाम देते हैं बीजांड। क्या नाम देते हैं? बीजांड। बीजांड को कहते हैं ओव्यूल। इसी बीजांड के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? मादा युग्मकों का। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है? मादा युग्मकों का। जैसे आपने देखा था, यहाँ पे आपको बनाती पर समझा देती हूँ, हमने ये पुमंग का चित्र बनाया था। ठीक है, ये जो ऊपरी भाग था इसे हमने क्या नाम दिया था? परागकोश। तो ये जो परागकोश थे, इन परागकोश के भीतर निर्माण होता है किसका? किसका? नर युग्मक का। ठीक है, और ये जो पाइप वाला हिस्सा है इसमें निर्माण नहीं हो रहा है। दो भाग है पुमंग के, तो दो भाग हैं, एक परागकोश और दूसरा पुतंतु। लेकिन नर युग्मक का जहां निर्माण हो रहा है वो पर्टिकुलर स्थान कौन सा है? वो है परागकोश। ठीक है, तो ऐसे ही जायांग का वो भाग जहां पर मादा युग्मक का निर्माण होता है वो होता है अंडाशय, ये गोला भाग। और अंडाशय में भी कहां पर निर्माण हो रहा है एक्चुअल में? अंडाशय में भी बीजांड में निर्माण हो रहा है मादा युग्मक का। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चित्र आप बना लीजिए। तो अगर कोई आपसे बोले कि पुमंग के कितने भाग हैं? पुमंग के दो भाग हैं, परागकोश और पुतंतु।
और जायांग के कितने भाग हैं? तो जायांग के 3 भाग होते हैं। आप नहीं कहेंगे कि 4 भाग, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीजांड लिखा है। बीजांड अंडाशय के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जायांग के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नोट कर लीजिए ये चीज जो मैं अभी बोल रही थी। पुमंग के पराग कोश में, पुमंग के पराग कोश में नर युग्मक, जिन्हें हम नाम देते हैं परागकण, का निर्माण होता है, ठीक है। तो पुमंग के पराग कोश में नर युग्मक का दूसरा नाम है परागकण, ठीक है। तो नर भाग कौन सा हो गया पुष्प का? पुमंग। अब कोई पूछे कि नर युग्मक का नाम क्या है पौधों में, तब आप नाम देंगे परागकण। जैसे अभी हमने पढ़ा था जीव में कि नर युग्मक को हम नाम देते हैं शुक्राणु। क्या नाम देते हैं? शुक्राणु। ऐसे ही पुष्पी पौधों में नर युग्मक का नाम क्या है? परागकण। और परागकण कहाँ पर बन रहे हैं? पुमंग में। पुमंग में कौन से स्थान में बन रहे हैं? पुमंग में पराग कोश में बन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं, अगर आप ये नहीं समझे तो आगे बहुत दिक्कत आएंगी आपको, इसलिए प्रत्येक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए। जायांग के अंडाशय के बीजांड में, जायांग के अंडाशय के बीजांड में मादा युग्मक, मादा युग्मक का एक और नाम है अंड कोशिका, का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारी चीज ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से आपको ये सभी चीज रिवाइज करनी है, वरना बहुत दिक्कत आएंगी आपको। एक बार फिर से सारी चीज लिख देते हैं। पुष्पी पौधों में, पुष्पी पौधों में नर भाग का नाम क्या है? पुमंग। पुष्पी पौधे में नर युग्मक का नाम क्या है? परागकण। परागकण। पुष्पी पौधों में मादा भाग का नाम क्या है? जायांग। पुष्पी पौधों में मादा युग्मक का नाम क्या है? अंड कोशिका। क्या नाम है? अंड कोशिका। एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर आप लोगों को मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं, जायांग को गाइनोशियम कहते हैं। ऐसे ही परागकण को हम कहते हैं पोलन ग्रेन, POLLENGRAIN। ठीक है। मादा युग्मक जो कि अंड कोशिका है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओवम, OVUM, OVUM। तो पुष्पी पौधों में नर भाग को पुमंग कहते हैं, नर युग्मक को परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन इंग्लिश में। ऐसे ही पुष्पी पौधों में मादा भाग जो है उसका नाम है जायांग,
और मादा युग्मक का नाम है अंड कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं ओवम। तो ये सारी बेसिक चीजें थी। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती तो लैंगिक प्रजनन की जो क्रिया विधि है वो समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, यानी कि थोड़ा सा विस्तार से नहीं समझाऊंगी, अभी विस्तार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी जस्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का समझा देती हूँ कि वास्तव में पुष्पी पौधों का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प है, उनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती कैसी है। थोड़ा सा जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन, एक प्रस्तावना दे देती हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन विधि, एक प्रस्तावना। आप लिखते चलेंगे पुष्प परिपक्व होकर फट जाते हैं, अर्थात परागकण विभिन्न माध्यमों, जैसे वो माध्यम हो सकते हैं वायु, मनुष्य, कीट आदि द्वारा पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पहला स्टेप है। ये लैंगिक प्रजनन जो कि पुष्पी पौधों में हो रहा है, ये उसका पहला स्टेप है। इसमें क्या हुआ, पुष्प जो था वो मैच्योर हो गया, वो परिपक्व हो गया। तो पुष्प का जो नर भाग यानी कि पुमंग में परागकोश है, और परागकोश में नर युग्मक बन रहे हैं। नर युग्मक का नाम है परागकण। तो वे परागकण विभिन्न माध्यमों द्वारा, वो माध्यम कैसा होता है, या तो हवा के साथ, या फिर मनुष्य के द्वारा, या फिर कीट पतंगों द्वारा ये परागकण पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते हैं, किसके पास पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया हुई, यानी कि ये लैंगिक प्रजनन की जस्ट शुरुआत थी। अब दूसरी चीज क्या हुई, कुछ समय बाद परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, पराग नलिका अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। अब क्या हुआ, पराग कण तथा अंड कोशिका का संलयन का मतलब मिलना,
संलयन होता है। तो ये क्या हुआ, ये दूसरा स्टेप था कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो वहां पर परागकण अब अंकुरित हो जाता है, उसमें से एक छोटी सी नलिका निकल जाती है जिसे नाम देते हैं पराग नलिका। अब वो पराग नलिका कहाँ तक पहुंच गई है, वो अंडाशय के बीजांड तक पहुंच जाती है। अब हम ये बात जानते हैं कि बीजांड में क्या चीज उपस्थित है, बीजांड में अंड कोशिका उपस्थित है। तो इस तरीके से परागकण अंड कोशिका के पास पहुंच गए। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है तथा फिर भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण बीज के रूप में सुरक्षित हो जाता है, बीज के रूप में सुरक्षित हो जाता है। कुछ समय बाद बीज में अंकुरण होता है तथा नया पौधा उत्पन्न होता है। तो पांचवें स्टेप में क्या हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। जब कौन मिला, जब परागकण मिला अंड कोशिका से, तो युग्मनज का निर्माण हुआ। फिर वो युग्मनज ने कौन सा रूप ले लिया, भ्रूण का रूप ले लिया। भ्रूण किसके रूप में सुरक्षित हो गया, पौधों में बीज के रूप में सुरक्षित हो गया। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद बीज में अंकुरण हुआ, जब उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला, अनुकूलित वातावरण मिला, ठीक है। अब अंकुरण हो गया, यानी कि अब एक नया पौधा इस दुनिया में आ गया। तो ये एक जस्ट मैंने आपको प्रस्तावना दी है। वास्तव में ये प्रक्रिया इतनी सिंपल नहीं है, जटिल है, बहुत ही मुश्किल होती है। तो वो सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।